बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में अपन नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, केमिकल काइनेटिक्स। आखिरकार वाला चैप्टर खत्म हुआ, कॉर्डिनेट केमिस्ट्री। तो वो चैप्टर को पसंद तो है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर है। केमिकल काइनेटिक्स भी थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन ये थोड़ा सा वैसा रहेगा कि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, न्यूमेरिकल्स टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, तो इजी बहुत रहेंगे। इसमें लास्ट में थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होते हैं, वो भी उतना नहीं है। तो बाकी ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग रहता है, इससे मार्क्स आप खींच सकते हो न्यूमेरिकल्स वाली चीज़ें की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन इस चैप्टर में जान लेते हैं कि अपन को करना क्या है। इसमें अपन को जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है ना, मतलब ये चैप्टर केवल स्पीड ऑफ रिएक्शन के साथ डील करता है। मतलब इसमें आपको स्पीड ऑफ रिएक्शन ज़्यादा मिलेंगे। आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना रहेगा, बहुत सारी चीज़ों का उसका अलग अलग फॉर्मूला रहता है, कैसे निकालते हैं तो वही सीखेंगे अपन इसमें। तो पहले अपन स्पीड जो रहती है, स्पीड के हिसाब से अपन देख लेते हैं तीन तरह के रिएक्शंस होंगे। तो स्पीड के हिसाब से तीन रिएक्शन कैसे कैसे हो सकते हैं, वेरी फास्ट, मॉडरेट और वेरी स्लो और स्लो रिएक्शंस। तो सबसे पहले फास्ट रिएक्शन कैसे होंगे, जो बहुत जल्दी हो जाए, है ना। जैसे सॉल्ट में वाटर डाले अपन ने, वो एकदम से घुल गया, तो वेरी फास्ट रिएक्शन, बहुत जल्दी होगा। मॉडरेट जैसे शुगर और वाटर में शुगर डाले, वो धीरे 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 खुलेगा, लेकिन उतना भी धीरे नहीं, वो एकदम ऐसे डालोगे घुल जाएगा। और फिर उसके बाद ये अपना स्लो, वेरी मतलब स्लो में आ जाते हैं, जैसे कि रस्टिंग हो गई, जिसमें अपन को कभी लग जाते हैं 5-6 साल के, ऐसे डाल दो कहीं पे, रस्ट लगने में बहुत टाइम लगता है ना, रस्ट लगने में किसी भी चीज़ में, तो वो स्लो रिएक्शन में आ गया। तो आपको समझ आ गई मॉडरेट में शुगर वाटर कैसा है, नहीं तो बल्कि शुगर और वाटर में तो भी टाइम लगता है, तो वो भी तो स्लो हो गया। नहीं, देखो इस तरह से तीन तरह के हो गए अपने, वेरी फास्ट, मॉडरेट और स्लो, किसके स्पीड के बेसिस में। अब अपना रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, पहले तो यहाँ पे एक डेफिनेशन डाल देता हूँ मैं नीचे, ये यहाँ पर, तो वो देख लो, और फिर उसको पढ़ भी लेना रोक के वीडियो, क्या होता है। बाकी मैं बता देता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन कुछ नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन है चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। किसी भी रिएक्शन में जो चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, उसके अपॉन में अपन टाइम को रख देंगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद द चेंज ऑफ टाइम, तो अपन हो जाएगा अपना क्या, रेट ऑफ रिएक्शन, आर। ये आर है, हाँ, बहुत लोग को ये आर मालूम नहीं होता कि आर ऐसे भी बनता है। अब कुछ लोग की आदत ये वाला आर की होती है ना, हर जगह देखने की, ये है ना, तो ये वाला ये भी आर ही है। तो इससे ये आपको पता चल जाना चाहिए, आर का मतलब अपन रेट ऑफ रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में आर बोलते हैं। अब हर जगह रेट ऑफ रिएक्शन तो नहीं लिखते पड़े पहलेंगे ना, अपना सुनना टाइम थोड़ी एग्जाम में, तो इसलिए इसको आर से डिनोट किया जाता है। अब इसको तीन तरह से आप बोल सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, या फिर बोल सकते हो इंक्रीज इन रिएक्शन अपॉन टाइम, और फिर बाकी इंक्रीज ऑफ रिएक्शन अपॉन टाइम। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेशन ही है बेसिकली, लेकिन वो अब रिएक्शन लिख देते हैं यहाँ पे, अपन ब्रैकेट लगा देते हैं, इसमें ब्रैकेट भी यूज होगा, ब्रैकेट का भी बहुत रोल है इसमें, तो वो देख लेना। बाकी ऐसे बोला जाता है इसको। और फिर उसके बाद अपना नेक्स्ट टर्म आ जाता है एवरेज आर, मतलब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, एवरेज ले लिए सिंपल, R2 माइनस R1, एक रिएक्शन R2 है, अपने पास दूसरी रिएक्शन R1 है, मतलब एक अपने पास, चलो मान लेते हैं अपने पास एक रिएक्शन हो रही है, तो उसमें रिएक्शन में एक रिएक्शन हो रही है R1 जो हो रही है T1 टाइम से, और एक रिएक्शन हो रही है R2 जो हो रही है T2 टाइम से। तो एवरेज, दोनों का एवरेज अपन कैसे लेंगे, R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1, विच इज इक्वल्स टू डेल R अपॉन डेल T। अब डेल तो यूज, डेल देखा ही होगा ना, डेल का मतलब ही यही होता है, जब अपन डेल T जो लिखते हैं ना हर जगह, उसका मतलब ही ये होता है T2 माइनस T1। ये यहाँ से आपको अगर बाई चांस ये चीज़ नहीं मालूम होगी, तो ये यहाँ से पता चल जा रहा है अपन को, अगली बार से ये चीज़ याद रखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, मतलब हर जगह यूज होती रहती है, बहुत कॉमन चीज़ है, इंपॉर्टेंट नहीं, कॉमन है। अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन का मतलब आपको सिंपल पता चल, जो एकदम यूं हो जाए, एक इंस्टेंट पे हो जाए, तो उसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोल जाएगा। जैसे डी एक्स बाई डी टी जो अपन लिखते हैं ना, जैसे उसमें लिखते होंगे, मैथ्स में भी अपन ये चीज़ करते हैं ना, डी एक्स बाई डी टी करें और फिर उसका डिफरेंशिएशन निकाले, डिफरेंशिएशन में देखा होगा ये चीज़, तो ये उसका मतलब होता है इंस्टेंटेनियस। डी बाई डी टी में हो जा रहा है अपना एक्स, उसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोल दिया जाएगा। सो अपन नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, ये मेन चीज़ है, अपन को ये चीज़ याद थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा हमेशा। तो ये जैसे एक रिएक्शन दी है बाय चांस, ये ए प्लस बी बी इज गिव्स
Cc प्लस Dd। अब ये थोड़ा सुनने में अजीब सा लग रहा होगा, ए बी बी सी सी डी डी। अब वो एग्जांपल से अपन देख लेंगे कैसा क्या बोलना चाहता हूँ मैं। यहाँ पे ये एक नंबर रहेगा और यहाँ पे एक ये मॉलिक्यूल रहेगा, मतलब एटम रहेगा कोई सा, कोई मेटल रहेगा वगैरह वगैरह कुछ, है ना। जैसे कि ये एग्जांपल यहाँ पे देख लो, एक PCl5 है जैसे, तो वैसे टाइप का रहेगा, है ना। तो ये एक अपने जैसे कि ये एक रिएक्शन मान लो, एक रिएक्शन है, ये अपन इसका RR का टर्म रहेगा ये 1 माइनस ए dA by dt which is equals to minus 1 by b dB by dt, 1 which is equals to 1 by c dC by dt which is equals to 1 by d d by dt का d so ये सारे टर्म्स को अपन RR बोलते हैं। ये सब रेट ऑफ रिएक्शंस है, ये जितने ये सारे ये टर्म्स है ना, ये सब RR हैं, ये सब RR है, सबका अपन RR ही बोलते हैं। ये रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, डी हो गया। अब इनमें कुछ है, इनमें आपको ये चीज मानना चाहिए, ये dA by dt और dB by dt ये जो दोनों है ना, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है ये, है ना। तो फिर dC by dt और d by dt ऑफ d क्या होंगे, ये अपने रेट ऑफ क्या होंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस। हाँ बोल सकते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस, क्यों नहीं, रेट ऑफ फॉर्मेशन होंगे। जैसे यहाँ पे मैंने काट के लिखा हूँ, अब लोग यही चीज मान लेते हैं यहाँ पे भी कि ये रेट ऑफ अपीयरेंस हो गया, अपीयरेंस थोड़ी यार रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा ना। यहाँ से जब ये दोनों टूटेंगे तब तो यहाँ पे एक फॉर्म होगा, तो ये तभी तो उनको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बोल रहे हैं कि ये डिसअपीयर हो जा रहे हैं, और यहाँ फॉर्मेशन होगा, अपीयर थोड़ी हो जाएंगे, गायब होके वापस आ गए, वो होगा अपीयरेंस। ये तो रेट ऑफ फॉर्मेशन है, लेकिन लिखा है ना, क्या पता, वैसे ज़्यादा ध्यान नहीं देते इस चीज़ों का, तो आप ये मान सकते हो। बाकी अपने समझ के हिसाब से थोड़ा फॉर्मेशन रख लेना यार। तो ये हो गया अपना ये। अब इसका एक रिएक्शन का एक एग्जांपल ले लो, ये जो मैंने यहाँ पे लिया हूँ, कैसे लिखेंगे। बाय चांस अपन को ये वाली रिएक्शन दी हुई है, PCl5 gives PCl3 प्लस Cl2, है ना, ये रिएक्शन दी हुई है अपन को। तो अपन इसका RR कैसे लिखेंगे, माइनस ऑफ, हाँ ये माइनस वाली चीज बताना भूल गया, जैसे ये डिसअपियर हो रहा है ना तो अपन इसको नेगेटिव लेंगे, और ये अपीयर हो रहा है तो इसको पॉजिटिव लेंगे। हाँ ये चीज मायने रखने, याद रखने, यहाँ पे जैसे लिया हूँ, ये नेगेटिव, है ना, तो इससे याद रखना। और बाकी ये हो गया अपना PCl5 वाली रिएक्शन, देख लो, d माइनस ऑफ d PCl5 by dt which gives d PCl3 by dt और d Cl2 by dt। अब ये जो अपना कंपाउंड रहेगा ना, ये इसको अपन को रखना है यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, समझ गए। हाँ तो ऐसे लिखा जाएगा अपना रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन और एक्सप्रेशन फॉर RR, ये ऐसे लिखी जाएगी, ठीक है। एक बार इसको देख लो, वो कर लो एग्जाम। अब इसके बाद आज के लिए इतना काफी रहेगा, बेसिक मैंने बता दी हूँ फिलहाल। फिर इसके बाद अपन क्वेश्चंस करेंगे 2-3 ठो, और फिर उसके बाद अपन, है ना, फैक्टर अफेक्टिंग RR देख लेंगे थोड़ा सा। फैक्टर अफेक्टिंग एक वीडियो के लिए वो उसके मैं ना वो लिख जाता हूँ, फैक्टर अफेक्टिंग RR, यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग RR क्या है, NCTS/BB NCTS 3P, ये है फैक्टर अफेक्टिंग RR। इससे पता चल जाएगा। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा रहेगा कि ये होता क्या है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, तब के लिए बाय, सायोनारा, नेक्स्ट वीडियो बाय।